प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं बीसी रूमपुर अध्यापक जीआरबी इंटर कॉलेज राट। सामाजिक विज्ञान में मैं आपको बैंक और साख, मुद्रा और साख लेसन 3 है, आर्थिक विकास की समझ में मुद्रा और साख, इसमें मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं चेक से संबंधित बता चुका हूँ। अब आगे है मुद्रा की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ मुद्रा से संबंधित ही है। मुद्रा वाले चैप्टर में बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने इसके पहले चेक देखा, किसके नाम चेक काटी गई है, उसको कैसे भुगतान होगा, सब इसके बारे में आपको बताया गया था, कैसे वो आपस में लेन देन रहेगा उनका। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं। हर कोई अपना धन यानी अपना पैसा अपने खातों में जमा करता है, वो बैंकों में जाकर के जमा करता है, तो आखिर वो उसका क्या करते हैं बैंक। यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। जितना उनके पास जमा हो रहा है उससे उसका कुछ भाग बैंक अपने पास नकद रूप में भी रखते हैं उस रकम को। जैसे आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। बैंक के पास जितना जमा होता है उसका वो 15% अपने नकद के रूप में उसको रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। चूँकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद में आराम से चल जाता है। जब उनका काम चलता रहता है क्यों वो बहुत सारा नकद रखेंगे। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी से वो ऋण देते हैं, लोन देते हैं दूसरों को। गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और भी पढ़ेंगे कि आखिर कैसे वो लेन देन करते हैं, कैसे ऋण देते हैं। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, अर्थात जो जमा राशि है उसका जमाकर्ता की राशि, एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है, खरीदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण लेते हैं। यानी जितना वो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा वो ऋण पर उससे ज़्यादा यानी ब्याज लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। जैसे किसी भी महाजन के पास ले लीजिएगा, वो किसी को धन उधार देगा तो देगा वो 3%, 2%। तो इसी तरह से बैंकों का है कि यानी वो देता तो उनको कम है लेकिन लेता है ज़्यादा। अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपनी धनराशि की मांग करने बैंक पहुंच जाएं तो क्या होगा। एक समस्या ये आती है कि सभी लोग सोचें कि हमें तो अपना पैसा निकालना है, तो बैंक का क्या होगा उस समय। अब ये बैंक दिया गया है, ये चित्र बना हुआ है। लोग जमा करते हैं बैंक में जाकर के, लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। ब्याज जब इसमें जमा करते हैं तो इससे बैंक को आय होती है, आय बढ़ती है। ये कर्जदार दिया गया है, लोग ऋण देते हैं, लोग ऋण लौटाते हैं और ब्याज देते हैं। तो यदि उन्होंने किसी को 6% दिया तो वो कम से कम 10 या 12% उनसे लेते हैं। इस तरह से बैंकों का खर्चा चलता रहता है, उनकी आय का स्रोत ये रहता है। अब आगे दिया गया है साख की 2 विभिन्न स्थितियाँ, या बैंकों की साख यानी क्रेडिट क्या होती है। हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में
ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण अर्थात उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। अब इस निम्नलिखित दो उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिका होती है। अब ये दो उदाहरण दिए गए हैं। त्यौहार का मौसम, तो जब त्यौहार का मौसम आता है लोग त्यौहार मनाते हैं। उसके पास जब पैसा नहीं होता है तो महाजन के पास जाते हैं। इसके बारे में दिया गया है। जब वो अब से 2 महीने बाद त्यौहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है। जो जूता निर्माता होता है, सलीम निर्माता है, उसके पास शहर से एक बड़े व्यापारी ने उससे 3000 जोड़ी जूते की मांग की है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पैसा भुगतान तो उसको बाद में ही होगा। उसे कच्चा माल तो भी खरीदना है, कैसे वो जूते तैयार करेगा। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, यह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है कि हमको चमड़ा अभी चाहिए, और बाद में भुगतान करने का वादा करता है कि हम इसके भुगतान बाद में करेंगे जब हमारा पेमेंट हो जाएगा। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है कि तुमने हमको 3000 जोड़ी जूते तो कहा है, लेकिन आपको इसका 1/3 भाग यानी मुझे देना पड़ेगा अग्रिम राशि के रूप में। तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है कि हम आपको जब भी आपने मांगा है उसके हम पहले आपके पास पूरा ऑर्डर पहुंचा देंगे। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है। उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। इस तरह से यानी ये लेन देन चलता है। सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की ज़रूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है, क्योंकि उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं थी, उसने ऋण लिया था। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ा लेता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। इस तरह से यानी वो अपना काम चलाता है और लाभ लेता है, ये उसकी। अब ठीक इसी तरह से दूसरा भी उदाहरण दिया गया है, स्वप्ना की समस्या। महिला है एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ ज़मीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेतों के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है, क्योंकि साहूकार का तो कर्ज अलग ही होता है, उनका ब्याज बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से जब उसकी फसल चौपट हो गई, जब फसल कुछ नहीं हुई, तो कैसे वो लौटाएगी, उसी पर निर्भर करती है वो, और वह कर्ज की बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती है कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना भी पड़ता है। तो ये उसके लिए दूसरी समस्या है कि कैसे, यानी उसने कर्ज लिया था, अब कैसे वो उसका अदा करेगी। लेकिन जब फसल पर वो निर्भर रहती है तो उस फसल से उसको कुछ लाभ नहीं होता है, वो पहले का ही नहीं चुका पाती है। इसके बदले में उसको यानी कुछ ज़मीन भी बेचना पड़ती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में साग को मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। साग की जो मुख्य मांग होती है, फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई है। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा भी बेचना पड़ा। ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने की बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है, जो हमारी बोलचाल की भाषा है, आम भाषा है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई है। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि उसने कर्ज लिया है तो वो उससे यानी लाभ ही कमाएगा। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में आपको ऋण की शर्तें, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। ओके, बाय।